वेलकम टू शिक्षक ओनर। स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें हम प्रीवियस ईयर सवाल करा रहे पीजी सेमेस्टर 1 के। ठीक है, पीजी सेमेस्टर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, अब पेपर 2 का इसमें सवाल रहेंगे जो पीवाईक्यू में पूछे गए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, जैसे कि 2022 से 24 में, 23 से 25 में और 24 से 26 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है मैं बता दूं, ये समग्र क्रांति, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति, ये 23-25 में पूछा गया है। और मैं जयप्रकाश नारायण से संबंधित 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो 22 और 24 में पूछे गए हैं, और वो है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल्स पे। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के सिद्धांत का परीक्षण करने से पहले हमें उनके पहले क्या बताना होगा, परिचय बताना होगा कि जयप्रकाश नारायण जो है एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता और विचारक है। उन्हें लोक नायक भी कहा जाता है और गांधी जी ने इन्हें समाजवाद का एक बहुत बड़ा नेता और सबसे बड़े समाजवादी के रूप में गांधी जी ने इन्हें कहा है। 1970 के दशक में उन्होंने तत्कालीन सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। 5 जून 1974। अब देखिए, 1974 से पहले उन्होंने जितने भी कार्य किए वो सब समाजवाद के अंदर, समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 1974, ये डेट याद रखिएगा, 5 जून 1974 को उन्होंने एक गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया और वहां उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि केवल चुनाव जीतना, सरकार बदल देना ही काफी नहीं है। जब तक समाज के पूरे ढांचे में जड़ से बदलाव नहीं आता तब तक असली लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसी संपूर्ण बदलाव को उन्होंने समग्र क्रांति का नाम दिया। तो आप इस तरह से एक परिचय दे सकते हैं। उसके बाद समग्र क्रांति का क्या अर्थ होता है, जो टोटल रिवॉल्यूशन है, उसको लिख देना है कुछ पॉइंट्स में। तो समग्र क्रांति का सीधा अर्थ, और एक बात बता दूं कि जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति जो होते हैं आपके ये 2 नंबर वाले सवाल में भी आ सकते हैं कि बस ये क्या है, आपको इस तरह करके इतना पॉइंट लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा 4 से 5 पेजों में। स्टार्ट करते हैं। तो समग्र क्रांति का सीधा अर्थ है समाज के हर क्षेत्र में एक साथ क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार यह कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं था, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्रांति का उद्देश्य केवल राजनीतिक सत्ता को हथियाना नहीं है, बल्कि मानव समाज और व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्रांति के 7 आयाम दिए, और ये 7 आयामों को आपको मेंशन करना है। क्या आयाम है 7 आयाम, आप एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो वो जो है पूरी तरह समाज को बदलने के लिए जयप्रकाश नारायण जिन 7 आयामों को दिया उनकी बात यहाँ पे की गई। सबसे पहला आयाम है राजनीतिक क्रांति की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि केवल नेताओं को बदलने के पक्ष में वे नहीं थे, वह सत्ता के विकेंद्रीकरण चाहते थे। मतलब क्या, सत्ता जो होगी केंद्रीय लेवल से लेके एक ग्रामीण लेवल तक हो, ताकि शक्ति जो होगी दिल्ली या राज्य की राजधानियों में सिमटने के बजाय ग्राम सभाओं और जनता के हाथ में भी हो। उन्होंने चुनाव सुधारों, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देने पे जोर दिया। ठीक है, आर्थिक क्रांति में क्या बोलते हुए वे बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो विकेंद्रित हो, ऐसे अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि बड़े उद्योगों की जगह कुटीर और लघु उद्योग और कृषि के विकास के पक्ष में थे। मतलब क्या है, वो बोलते हैं बड़े उद्योगों की जगह की जो देश में लघु उद्योगों की भी व्यवस्था हो, और जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में काम मिल सके। और जो कृषि के विकास के पक्ष में किस तरह से हर हाथ को काम मिल सके, और अमीर गरीब के बीच में जो खाई जो है वो कम किया जा सकते, क्योंकि कोई गरीब ज़्यादा गरीब मतलब वंचित नहीं हो पाए, कोई आर्थिक मुख्य धारा से विचलित नहीं हो पाए, अलग नहीं हो पाए। अब आगे आते सामाजिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण एक वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे। वे जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे। तो आपको सामाजिक क्रांति में जो सामाजिक जो जात पात, जो ये छुआछूत, ये सब चीज़ आते हैं, उन चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है। अब सांस्कृतिक क्रांति के बारे में पढ़ना है।
इसके अंतर्गत समाज में सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता की रक्षा करना शामिल था। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों का पुनरुत्थान हो और लोग ईमानदारी और भाईचारे के साथ रहे। तो इस पॉइंट में आपको लिखना जो खुद का वैल्यूज जो है, लोगों के मन में नैतिकता है, नैतिक मूल्य फिर से आए। जो विदेशी से हम लोग क्या सीख रहे थे, जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसमें नैतिकता का अभाव हो रहा था। तो जयप्रकाश नारायण चाहते कि वो नैतिकता जो होगी हमारे मन में फिर से आए, उस नैतिकता को वापस लाना है। वो इस तरह के क्रांति, इस तरह से समग्र क्रांति मतलब संपूर्ण क्रांति के पक्ष में थे। और शैक्षणिक क्रांति में क्या किए, वे तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के कड़े आलोचक थे। जो भी उस समय शिक्षा प्रणाली थी, उनका मानना था कि यह शिक्षा केवल क्लर्क और बेरोजगार पैदा करती है। मतलब जो उस समय जो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था थी वो सिर्फ क्लर्क और बेरोजगार पैदा करती, वो ही चाहते, वो समझते थे। वो बोलते हैं वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो रोजगार परक हो, चरित्र का निर्माण करे और विद्यार्थियों को समाज सेवा के प्रति प्रेरित करे। मतलब ऐसा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए जिसमें चरित्र का भी निर्माण हो और जो रोजगार भी दे। ये हो गया। अब आते मनोवैज्ञानिक क्रांति क्या थी। इसका अर्थ लोगों की सोच और मानसिकता में बदलाव लाना है। जब क्या होगा, सोच और मानसिक बदलाव, जब देश का आम नागरिक अपने अधिकारों के कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा और भीतर से बदलाव के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। ठीक है। अब आगे आते हैं आध्यात्मिक क्रांति। यहाँ आध्यात्मिकता का अर्थ किसी विशेष धर्म पूजा पाठ से नहीं, बल्कि इसका अर्थ मानवीय मूल्यों के विकास से है। व्यक्ति के भीतर स्वार्थ की भावना को समाप्त करना चाहिए और समाज कल्याण की भावना को जगाना ही आध्यात्मिक क्रांति है। ठीक है। मतलब आध्यात्मिक क्रांति में क्या कहा गया कि हमें समाज कल्याण की भावना को जगाना होगा और अपने अंदर की स्वार्थ की भावना को खत्म करना होगा। पूजा पाठ, धर्म, विशेष धर्म, ये सब आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा हुआ। आध्यात्मिकता अपने मूल्यों से, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब समग्र क्रांति की हम लोग कंक्लूजन पार्ट में आ गए। कंक्लूजन से मतलब अब उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। हमें सिर्फ ये जो मैंने दिया आपको 6 पॉइंट, ठीक है, ये 6 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट को आपको लिखना है। उसके बाद आपको उसका मूल्यांकन करना है, समग्र क्रांति का सिद्धांत का परीक्षण करना है। कैसे? देखिए 14 अंक का प्रश्न है, तो इसमें आपको कुछ मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या है? लोकतंत्र की पुनः स्थापना। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति ने देश में लोकतंत्र को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था, तब इसी विचार ने देश को, जनता को जागरूक किया और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की। ठीक है। जन भागीदारी में बल। इस सिद्धांत ने पहली बार यह साबित किया कि बदलाव केवल संसद से नहीं, बल्कि सड़क पर आम जनता के संघर्ष से आता है। इसने छात्रों, युवाओं और देश की मुख्य धारा को राजनीति से जोड़ा। मतलब छात्र लोग इनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है। गांधीवादी आदर्शों का विस्तार। जयप्रकाश नारायण का यह विचार महात्मा गांधी के सर्वोदय, सबका उदय और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने पूरी क्रांति को अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखने पर जोर दिया। हमने समाजवादी सिद्धांत में को बताया कि जयप्रकाश नारायण जो थे, अपने अंतिम दिनों में वो विनोबा भावे से जुड़ गए थे। उनकी जो भूदान आंदोलन थे उनसे जुड़ गए थे। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने उनके सर्वोदय के विचार को और उससे सिद्धांतों पर उनका विचार जो था सत्याग्रह ही हो गए थे, सत्याग्रह के विचार से जुड़ गए थे। अब उनकी सीमाएं और आलोचना पढ़ते हैं। तो व्यवहारिकता की कमी। पहला पॉइंट है व्यवहारिकता की कमी। आलोचकों का मानना है कि समाज के सभी 7 क्षेत्रों में एक साथ क्रांति लाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना बेहद कठिन, लगभग असंभव है। ठोस कार्यक्रमों का अभाव था। मतलब क्या है? उन्होंने बता तो दिया कि क्या क्या बुराइयां और क्या क्या बदलना चाहिए, लेकिन उसको जमीनी तौर पे कैसे किया जाए, इसकी कोई चरणबद्ध ठोस योजना या रोडमैप उन्होंने नहीं दिया। राजनीतिक दलों द्वारा दुरुपयोग। इस आंदोलन का सहारा लेकर कई ऐसे अवसरवादी राजनीतिक दल होते। अवसरवादी राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? जो राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, कोई भी अवसर मिले उन्हें अपनी नैतिकता का मतलब ये नहीं होता है, अपनी नैतिकता का त्याग करके वो किसी भी दल के साथ जुड़कर सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। मतलब गठबंधन सरकार भी बना दे, वैसे राजनीतिक दल, जिनका उद्देश्य समाज सुधार नहीं बल्कि केवल सत्ता प्राप्त करना होता है। जयप्रकाश नारायण के बाद यह आंदोलन बिखर गया और उनका सपना अधूरा रह गया। निष्कर्ष में लिखना है कि हम यह कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का सिद्धांत भले ही अपने सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय राजनीति और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।
इसने शासकों को यह चेतावनी दी कि जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। शासकों को चेतावनी मिला, जनता की जो आवाज़ है वो क्या हुई, बुलंद हुई। आज के दौर में भी जब भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार और सामाजिक असमानता की बातें करते हैं तो जयप्रकाश नारायण का यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक नजर आता है। मतलब आज के दौर में भी हम जयप्रकाश नारायण के उन सिद्धांतों को लेकर चलते जब हमें न्याय की व्यवस्था, जब सामाजिक न्याय का रास्ता देखना पड़ता है, न्याय को स्थापना करने के लिए लड़ना पड़ता है, तो उनकी विचारों को हम आज भी देखते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।